नमस्कार, वेद साहब एस्ट्रोलॉजी में इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नया अलग सा वीडियो। कोरोना महामारी, नरेंद्र मोदी और भारत का महाभारत। देखते हैं इस महाभारत। दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में कोरोना का कहर, कोरोना का जहर फैला हुआ है। विश्व में करीब 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे भारत में ही ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। हर एक की जबान पर एक ही सवाल है, क्या इस बीमारी का कोई अंत होगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी के खिलाफ एक सशक्त नेता के रूप में उभर रहे हैं। इस कुरुक्षेत्र में वो ही अर्जुन है और कृष्ण भी वो ही है। कुछ कौरवों को छोड़ के पूरा भारत उनके साथ है। यह महाभारत है भारत के नागरिकों के राष्ट्रवाद का, भारत की भूमि की अस्मिता का और भारत की आत्मनिर्भरता का। इस समय पूरे विश्व में यह सवाल अपने चरम पर है कि आखिर कहाँ जाकर रुकेगी इस महामारी की महामार। इस युद्ध में नरेंद्र मोदी क्या भारत को बचा पाएंगे? और अगर बचा भी लिया तो इस दौरान कैसा होगा हमारे भारत का महाभारत? चलिए इन सवालों का जवाब ज्योतिष के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे 3 कुंडलियाँ। पहली कुंडली होगी नरेंद्र मोदी की, दूसरी नरेंद्र मोदी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लीजिए की, और तीसरी हमारे हिंदुस्तान की कुंडली। देखते हैं वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में चंद्र निष्का है, मंगल स्वगृही है। इन दोनों का गुरु के साथ केंद्र योग हो रहा है। ये भी देखिए लग्नेश मंगल प्रथम स्थान में है, पंचमेश गुरु चौथे स्थान में है, मतलब कि केंद्र में है, और नवमेश भाग्येश चंद्र लग्न स्थान में है। मतलब कि त्रिकोण के तीनों ग्रह केंद्र में रहकर परस्पर के साथ केंद्र योग कर रहे हैं, जो कि इस कुंडली का सबसे बड़ा शुभ बल है। किसी भी कुंडली में जब गुरु, चंद्र और मंगल का संबंध बनता है तब वह कुंडली नैसर्गिक रूप से ही बलवान बन जाती है। गुरु मंगल का मांगल्य योग, चंद्र मंगल का श्री योग और गुरु चंद्र का गज के श्री योग मानव को वह बल दे देता है कि वह लगभग अपराजित हो जाता है। कुंडली के केंद्र स्थानों में गुरु शुक्र की प्रतियुति नमो को मालव्य योग का बल देती है, तो शनि चंद्र का केंद्र योग विष योग करता है, वो भी कर्म स्थान और जन्म स्थान के बीच। जो दर्शाता है कि नमो को अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में सदैव शत्रुओं का सामना करना है हमेशा, और वो भी कुछ तो इस तरह कि जन्मजात शत्रु की तरह उनके पीछे लगे रहेंगे। अब सूर्य, बुध और केतु की बात। कुंडली के लाभ स्थान में सूर्य और बुध की युति है। बुध उसका है। यह युति बुधादित्य योग करती है, जो वाणी को प्रबल बनाती है। नमो के पास वो वाणी कौशल्य है जो जगत के बहुत कम नेताओं के पास होता है। इसी ने उनके नेतृत्व को बहुत बड़ी शक्ति दे दी। अब बात करते हैं नमो के संसार। कुंडली का 7वां स्थान संसार सुख का स्थान है। उसका स्वामी शुक्र एक तो शनि के साथ है, दूसरा सूर्य की सिंह राशि में है। इस सिंह ने, इस सूर्य ने और इस शनि ने नमो को संसारी नहीं बनने दिया है। शादी करके भी वो शादी से हमेशा जुड़ रहे। उनके संसार पर सबसे ज्यादा असर सूर्य का रहा है। सूर्य के कारण उन्होंने संसार के बाकी सारे रिश्ते छोड़ दिए, लेकिन चंद्र के प्रभाव ने उनको माता का रिश्ता नहीं छोड़ने दिया है। और चंद्र के साथ
मंगल देखिए, मंगल देश प्रेम का ग्रह है, इसलिए उन्होंने अपनी माता को ही नहीं, भारत माता को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने बाकी सारे रिश्ते, अपनी माँ के रिश्ते और अपनी भारत माँ के रिश्ते के लिए त्याग दिए। कुंडली का 5वां स्थान, यानी कि पूर्व जन्मों के पुण्यों का स्थान। इस स्थान में राहु गुरु की मीन राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठकर वो सूर्य पे दृष्टि करता है और सूर्य उस पे दृष्टि करता है। ये दोनों ग्रह सत्ता के ग्रह हैं। उसमें भी सूर्य सत्ता के संचालन का ग्रह है, तो राहु सत्ता के दांव पेच का ग्रह है। नवो इन दोनों में बहुत माहिर है। वो राजनीति के वो विद्यार्थी है जो अपने आचार्य को भी राजनीति के पाठ पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नमो की कुंडली की एक विशेषता की। किसी भी कुंडली के 1, 4, 7, 10 ये 4 स्थान कुंडली का केंद्र माने जाते हैं और उनको केंद्र स्थान कहा जाता है। 1, 5 और 9 इनका एक त्रिकोण बनता है और इसे त्रिकोण स्थान कहा जाता है। ये सारे स्थान शुभ होते हैं। 6, 8 और 12 ये 3 स्थान अशुभ या अनिष्ट करने वाले स्थान माने जाते हैं। नवों की कुंडली की विशेषता यह है कि उनके सारे के सारे ग्रह या तो केंद्र त्रिकोण में है और जो 3 ग्रह है वो 11वें स्थान में यानी लाभ स्थान में है। एक भी ग्रह अशुभ या अनिष्ट स्थान में बिल्कुल नहीं है। ये दर्शाता है कि नवों के लिए अशुभ या अनिष्ट सोचने वाले चाहे जितने भी हो, उनका अशुभ या अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये आदमी इस देश का अशुभ और अनिष्ट सोचने वालों को इस देश से मिटा कर रहेगा। इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आज तक कोई न कोई राजनेता ही विराजमान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश का बेटा इस पद पे विराजमान हुआ है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं 2019 के 30 मई की दिल्ली की शाम के 7 बजे की कुंडली, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री के पद के लिए दूसरी बार शपथ ली थी। देखते हैं शपथ विधि की कुंडली। नमो की जन्म कुंडली की तरह उनकी शपथ विधि की कुंडली भी वृश्चिक लग्न की ही है। ये बात उनके भाग्य के लिए और उनकी सत्ता के लिए बड़ी शुभ है, बड़ी लाभदायक है। दोनों कुंडलियों में चंद्र और गुरु का शुभ संबंध बनता है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन 2 बातें अशुभ भी है। शपथ विधि की कुंडली में लग्नेश मंगल 8वें स्थान में राहु के साथ है। 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है, जो मृत्यु के विषय में विषम परिस्थिति दर्शाता है। दूसरा 7वां स्थान जो लोक शक्ति का स्थान है, उसका स्वामी शुक्र है और वो छठे रोग और शत्रु के स्थान में विराजमान है, जो रोग और शत्रु की विषम परिस्थिति दर्शाता है। मोदी को इस समय रोग और शत्रु दोनों का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। ये युद्ध बहुत कड़ा है। ये उनके धैर्य और शौर्य दोनों की बहुत कठिन परीक्षा लेने वाला है। याद रखिए। बात अगर शत्रु की है, दुश्मनों की है, तो नमो के दुश्मन सरहद पे चीन या पाकिस्तान नहीं है। उनके सबसे बड़े दुश्मन इसी देश पे बैठे हुए हैं, जो अपने दावपेच में अपने स्वार्थ के लिए, नमो को नीचा दिखाने के लिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्रवाद, इन सबको दाव पे लगा सकते हैं। नमो को इनका सामना करना है और उनके साथ
अच्छी तरह निपटना है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। शपथ विधि की कुंडली में आर्थिक स्थिति में धन स्थान में शनि और केतु विराजमान है, जो कि अशुभ है। आर्थिक दौर के लिए ये एक बहुत कठिन दौर साबित होगा। इस पूरी बात का सारांश यह है कि देश में रोग की स्थिति, शत्रु की मति और आर्थिक स्थिति, इन तीनों मोर्चों पर नमो को बहुत संभाल के चलना है, कदम कदम पर ध्यान रखना है। अब इस कुंडली की सबसे बड़ी बात, इसी कुंडली को सूर्य कुंडली बनाकर देखिए। ये रही सूर्य कुंडली। इसमें छत्र योग बनता है। छत्र योग यानी पूरी कुंडली में एक छत्र जैसा आकार बनना। किसी भी कुंडली में पहले, दूसरे, 12वें और 7वें स्थान में सभी ग्रह हो तो वह कुंडली पूर्ण छत्र योग करती है। छत्र योग यानी राजयोग, सत्ता का योग, अखंड सत्ता का योग, जो कि नमो की इसी शपथ विधि की कुंडली में सूर्य और गुरु की मदद से बनता है। ये है उनकी कुंडली का छत्र योग, अखंड सत्ता का योग। ग्रह मंडल में सूर्य को राजा और गुरु को महामंत्री के पद पर देखा जाता है। नमो की कुंडली में सूर्य पहले स्थान में और गुरु 7वें स्थान में रहकर छत्र योग बना रहे हैं। मतलब कि नमो को सूर्य की शक्ति, राजशक्ति और गुरु जैसा महामंत्री मिला है। यहाँ पर जरा अमित शाह की कुंडली भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि नमो के महामंत्री तो अमित शाह ही है। देखते हैं उनकी भी कुंडली। नमो की कुंडली में वृषभ राशि से छत्र योग बनता है, तो अमित शाह की कुंडली में गुरु स्वयं वृषभ राशि का है। और फिर देखिए हिंदुस्तान की कुंडली। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की कुंडली वृषभ लग्न की ही है। अब ध्यान दीजिए, भारत माता के लिए भाग्य विधाता का एक अजीब चोक संजोग। नमो की शपथ विधि की कुंडली में वृषभ के सूर्य से छत्र योग बनता है, जिसे गुरु का बल प्राप्त है। अमित शाह की छत्र योग की कुंडली में वृषभ का गुरु है और हिंदुस्तान की अपनी कुंडली वृषभ लग्न की है। ये सारे योग दर्शाते हैं कि देश के अंदरूनी दुश्मन, देश की सरहद के दुश्मन या कोई भी अन्य शक्ति कोई भी सामर्थ्य लगा ले, कोई भी सामर्थ्य लगा ले, हिंदुस्तान का वह कोई अहित नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे भारत देश की कुंडली की। कुंडली में 7 वास्तविक ग्रह, राहु और केतु जैसे 2 छाया ग्रहों की पकड़ है। ये भी देखिए कि चारों केंद्र स्थानों में राहु और केतु के अलावा एक भी ग्रह नहीं है। यह एक बहुत बड़े कालसर्प योग को दर्शाता है, बहुत बड़े कालसर्प योग को। जी हाँ, भारत की कुंडली में कालसर्प योग है, लेकिन भारत की भूमि अध्यात्म की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी ये आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर दिखता है। आप इस कुंडली का तीसरा यानी पराक्रम स्थान देखिए, उसमें 1 2 नहीं, पूरे 5 ग्रह है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि। हाँ, शनि और चंद्र से विषयोग अवश्य होता है, लेकिन देखिए शनि कौन सी राशि में है? कर्क राशि में। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है और देखिए गुरु कहां पर बैठा हुआ है? शनि की उच्च राशि में। मतलब कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे की उच्च की राशि में बैठकर एक उच्च का परिवर्तन योग कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति देता है, क्योंकि शनि और गुरु
अध्यात्म के सबसे बड़े ग्रह है और यही भारत का स्पिरिचुअल पावर है, यही भारत की आध्यात्मिक शक्ति है जो उसे किसी भी दौर से पसार होने में एक बल देती है। 800 साल का मुगलों का शासन, 150 साल का अंग्रेजों का शासन भी भारत की संस्कृति का नष्ट नहीं कर सके, भारत की संस्कृति को नाश नहीं कर सके। क्योंकि ये उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर, और ये पावर इस दुनिया में है। हाँ दोस्तों, हम आध्यात्मिक शक्ति, कोई हमें परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता कभी। और अब बात करते हैं कोरोना महामारी। तो दोस्तों, किसी भी महामारी में या महायुद्ध में शनि और राहु का सर्वश्रेष्ठ बल होता है, और इस समय इन दोनों ग्रहों का ही एक विशेष बल सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। 24 जनवरी 2020 से शनि मकर राशि में प्रवेश करके इस वक्त मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, और वो भी इस वक्त वक्री है, जो उसका अशुभ बल और भी बढ़ा रहा है। यह 29 सितंबर तक किसी न किसी रूप में हमें और पूरे विश्व को इस महामारी के नाम से परेशान अवश्य करता रहेगा। दिसंबर में शनि अस्त का होगा, उसके बाद ही इस महामारी का अंत आता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि सितंबर 2020 तक पूरी दुनिया को कोरोना का कहर और कोरोना का जहर झेलना है, उससे परेशान होना है। इस साल के अंत में ही कोरोना का भी अंत आता हुआ दिखाई देगा। कोरोना की महामारी की इस पश्चात भूमिका में कोई युद्ध भी हो सकता है, और वो महायुद्ध भी हो सकता है। अगर युद्ध हुआ भी तो वो भारत की जीत के लिए ही होगा, नमों की जीत के लिए ही होगा। कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। हाँ, महामारी और महायुद्ध के इस दौर के दौरान इसी देश के कुछ लोग इस देश की स्थिति परिस्थिति को और भी बिगाड़ने की, हालात को और भी खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ नमो नहीं, पूरा भारत जवाब देगा। अब तक भारत उनकी बात सुनता आया है, इस बार भारत के लोग अपनी आवाज, कोई भी अब भारतीय नागरिकों को गलत राह पे, गलत भ्रम में नहीं ले जा सकता। और अब सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया बात, भारत बहुत जल्द इस आपदा को भी अवसर में बदल देगा। भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भर होने लगेगा, एक आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभरने लगेगा। भारत को एक नई पहचान मिलेगी, एक नई जान मिलेगी। बोलो वंदे मातरम, जय। दोस्तों, ये थी हमारी एक अलग और दिलकश पेशकश। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यहाँ पे मैं एक बात कहना खास पसंद करूँगा, हम किसी भी व्यक्ति के पुजारी नहीं हैं, किसी भी पक्ष के पक्षकार नहीं हैं। हमने यहाँ जो भी प्रस्तुत किया है वो हमारे जैन ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार ही प्रस्तुत किया है। हमने इस देश के एक बेटे की बात की है और इस देश के एक बेटे के तौर पे बात की है, ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये थी कोरोना, नरेंद्र मोदी और भारत के महाभारत की बात। अब हम आएंगे असली महाभारत पर। जी हाँ, बहुत जल्द हम आपके सामने पेश होंगे असली महाभारत के महानायक श्री कृष्ण की कुंडली लेकर। तब तक के लिए खुशहाल रहिए, खुश नसीब रहिए। जय हिंद।